बहुत ट्राई किया इन लोगों ने कि वो वीडियोस खत्म की जाए, मगर कई वीडियोस अभी बाकी हैं, कई तो खत्म कर चुके हैं। ये सब भुला दिया है हमने। क्यों भुला दिया? बिकॉज बात अब जो है ह्यूमन राइट्स में कि 1 साल बाद ही कई केसेस में उनको बेल मिली। उससे क्या प्रूव होता है कि केस बनता नहीं है? तो खराबी किस में है? खराबी यूएपीए में है, जिसके अंडर वो अभी तक जेल में है। मुझे बहुत कम मौका मिलता है कि मैं सिविल सोसाइटी मेंबर्स से और एक नॉन मुस्लिम ऑडियंस को एड्रेस कर पाऊँ, तो मैं इस मौके को यूटिलाइज करना चाहूँगी इस तरह। आई वुड लाइक टू परसुएड यू, मैं कोशिश करूँगी कि आप इस तरह सोचें। What is the reality of existence of Muslims in India? I would like to say this. The reality of existence of Muslims in India is most aptly represented by the reality of the existence of the Babri Masjid. It reflects compromise. It reflects loss of dignity. It reflects a fundamental non-existence of the right to exist, of the right to live. लेकिन आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग पुलिसिंग डेमोक्रेसी की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, which means we also have to talk about the role of police in the cases of violence. What is the role of police in India? जब मैं इन सारी एजेंसीज को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में क्या पिक्चर फॉर्म होती है? मैं किन एजेंसीज की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मीडिया। मैं ये नहीं देखती कि ये जो एजेंसीज है जैसे कि पुलिस, दैट इट इज अ टूल ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स नॉट मेयरली दैट। द पुलिस इन इटसेल्फ फॉर्म्स अ नेक्सस विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इज इक्वली इंटरेस्टेड इन ऑपरेशन। आई विल फोकस मोर ऑन दिस टुडे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट ऑल ऑफ दीज एजेंसीज फॉर्म अ नेक्सस एंड दे वर्क इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। ये सारी चीजें आपस में एक साथ मिलजुल के काम करती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे पुलिस काम करती है तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर देगी पुलिस वही करेगी, पुलिस उससे ज्यादा एक्सेसिव मेजर्स यूज नहीं करती है। दैट इज नेवर ट्रू। इट्स नॉट ट्रू because when you look at when you look at these things, when you look at the massacres that have happened of Muslims or other minorities in India, when you look at Hashimpura, when you look at Gujarat, when you look at Meerut, when you look at the hundreds of people that were killed in Aligarh, when you look at Northeast Delhi violence, when you analyze the role of the police in these situations, you will realize that the police is not only a tool of the government, it in itself is an Islamophobic agency. When violence happened in Aligarh Muslim University, there are several videos that are on record. They are with the NHRC as well. They have been recorded by students, they have been recorded by administration. बहुत ट्राई किया इन लोगों ने कि वो वीडियोस खत्म की जाए, मगर कई वीडियोस अभी बाकी हैं, कई तो खत्म कर चुके हैं। उनमें पुलिस जो है वो डायरेक्ट फायर आर्म्स स्टूडेंट्स के ऊपर फायर कर रही है। एंड नॉट ओनली दैट, द पुलिस इज यूजिंग स्लोगन्स ऑल्सो, और स्लोगन्स उनके इस्लामोफोबिक होते हैं। इन मुल्लों को मारो, मैं उन स्लोगन्स को कह भी नहीं सकती जिस तरह के गंदे डेरोगेटरी और इस्लामोफोबिक स्लोगन्स पुलिस ने स्टूडेंट्स को अटैक करने में यूज किए हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि पुलिस के अंदर भी वही सेम हेट्रेड है, और जो पुलिस के अंदर हेट्रेड है वो उसी का रिफ्लेक्शन है जो मासेस के अंदर हेट्रेड है। पुलिस भी कहाँ से आती है? पुलिस भी इंडिया के मासेस से आती है। जब इंडिया के मासेस के अंदर इतना हेट्रेड भरा हुआ है, इतना इस्लामोफोबिया भरा हुआ है, इट इज ओनली नेचुरल दैट द पुलिस विल आल्सो इनहेरिट दैट। So the Islamophobia in the police force is actually reflective of the Islamophobia in the masses. I hope I have proved my point. Again, I would also like to say that there are several agencies that are working together. So the first one is the government. सबसे पहली एजेंसी है वो है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किस बेसिस पर चुनी जाती है? गवर्नमेंट इस बेसिस पर चुनी जाती है कि वो कितना हेट्रेड दिखा सकती है मुसलमानों के अगेंस्ट, और कितना हेट्रेड वो हाउ मच हेट्रेड कैन इट पुट इनटू एक्शन अगेंस्ट मुस्लिम। उस बेसिस पर सरकार चुनी जाती है, और फिर वो सरकार अपने लेजिस्लेचर के थ्रू किस तरह के लॉज लेकर आती है? वो सीएए की तरह लॉज लेकर आती है। वो किस लॉ को यूज करके स्टूडेंट्स को और एक्टिविस्ट को जेल भेजती है? यूएपीए, एनएसए, राइट? एंड इट विल ब्रिंग मोर लॉज लाइक द यूनिफॉर्म सिविल कोड, विच इज ऑल्सो अगेन एन एंटी माइनॉरिटी लॉ।
So that is one side of the nexus. On the other side of the nexus is the police, जिसकी कहानी, जिसकी दास्तान मैं ऑलरेडी बयान कर चुकी हूँ, और कई स्टेटिस्टिक्स हैं, कई इंसिडेंट्स हैं, और इनफैक्ट यू डोंट हैव टू लुक, आपको ज़्यादा दूर जाके देखना भी नहीं पड़ता है, आप दिल्ली में ही देख लीजिए द बिहेवियर ऑफ द पुलिस विद जामिया स्टूडेंट्स, द वे इन विच women were dealt with by the police. They were molested in Jamia. In Jamia, the police did not only lathi charge, it used direct firearms on students. In Aligarh, the tear gas shells that were used, they were expired. You know what that led to? Usually क्या होता है, जब tear gas shell फेंका जाता है तो उससे धुआं निकलता है, और यही उसका काम होता है कि धुआं निकले, उससे आपकी आंखों में आंखें धुंधली हो और आप डिस्पर्स करें. मगर अलीगढ़ में 2015 की एक्सपायरी के टीयर गैस शेल्स यूज किए गए. उससे क्या हुआ, एक्सपायर होने की वजह से वो टीयर गैस शेल्स एक्सप्लोड हुए, और एक्सप्लोड होने की वजह से बहुत ग्रेव, बहुत खतरनाक इंजरी स्टूडेंट्स को हुई. आप जब उन तस्वीरों को देखेंगे, देयर इज नो वे दैट वन कैन बिलीव दैट समथिंग सो ग्रेव हैपेंड इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस. माय फ्रेंड lost his entire hand to the violence that happened. One of my other colleagues in the university lost 2 of his fingers in the violence. One of our colleagues in Jamia lost one of his eye. Can these things ever come back? Can the state ever pay reparations for this? Can the state pay reparations for the 22 people who were killed in UP in the anti-CAA violence? And I don't even want to go there. मैं अगर पुलिस की दास्तान बयान करने लगूँ और पुलिस के इंडिविजुअल केसेस बयान करने लगूँ तो ये पूरी शाम निकल जाएगी. और यूपी में भी जो जगह जगह हुआ, मेरठ में हुआ, रामपुर में हुआ, आज तक वो केसेस अभी तक चल रहे हैं. And these innocents after 7 years, 10 years, 20 years, 25 years, they'll be acquitted. कि इनके खिलाफ तो कोई केस बनता ही नहीं था. मगर फिर क्या बचता है आदमी के पास? कौन सी जिंदगी बचती है उसके पास? Again, so these were two things. The third is media, and a lot of you are here, which gives me a chance to address you, and I would like to take the opportunity to do that. The media is the worst of. It's worse than all of these organizations. It's worse than all of these agencies because जो दिमाग में जो इनकल्केशन होता है आइडियाज का मासेस में, उसका काम वो कौन निभाता है? वो मीडिया का काम है, और मीडिया उस काम को बखूबी निभाती है. मीडिया प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम बखूबी निभाती है. मीडिया इज ऑल्सो अ टूल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट्स नॉट जस्ट अ टूल, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वेब that the government uses and that the state uses to oppress minority communities like Muslims, Dalits and Adivasis. In the end, I would not take much time, but I would say, because I am not asking you for a lot. मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही. मैं नहीं कह रही कि मुसलमानों की लड़ाई आप लड़ें या दलितों की लड़ाई आप लड़ें. इनफैक्ट हम तो उसके खिलाफ ही बोलते हैं. हम यही कहते हैं कि हमारे स्टेजेस को हमारे पास रहने दीजिए, हमारी लड़ाई हमें लड़ने दीजिए. आप अपना एक्टिविज्म और अपनी लीडरशिप अपनी कम्युनिटी की कीजिए. इनफैक्ट आप जो कर सकते हैं उसका मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ. इस बारे में सोचिएगा. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. APCR है, UAH है, यूनाइटेड अगेंस्ट है, माइल्स टू स्माइल फाउंडेशन है, क्विल फाउंडेशन है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क है कॉलिन सर का. There's lots of organizations. आप अपनी कैपेसिटी में इन ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प कीजिए. If you are a lawyer, help as a lawyer. If you are a media person, help in the media organizations like Maktub Media. They need funding, right? Maktub Media is one of the very few, in fact, medias that particularly focus on Muslim issues, right? But they suffer from a lack of funding, right? Why don't you join these organizations and help in whatever way you can? If you can write well, then write for these organizations. If you can speak well, then speak for these organizations. So instead of using our stages for your activism and to gain leadership and to gain popularity, why don't you use the means that you have to support us and to give us unconditional solidarity? We are ready to fight the fight. It was us. It was Muslims who were in Northeast Delhi. It wasn't elite civil society members who were killed in Northeast Delhi. It was the Muslims on ground.
So yes, my only request is that the issues of Muslims have become very fundamental. They are not about big things like political representation anymore. Right? We are not asking कि हमें political representation चाहिए. ये सब भुला दिया है हमने. क्यों भुला दिया? Because बात अब जो है human rights पर आ गई है. बात अब इतनी सी आ गई है कि हमारी डेड बॉडीज लौटा दो. प्लीज हमें एक इज्जतदार मौत दे दो. हमें डिग्निटी से रहने दो. हमारे घरों को डिमोलिश मत करो. असम में आज कल इनफैक्ट डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ जिसमें 1000 फैमिलीज को डिस्प्लेस किया गया. एंड नोबडी गारंटीज वेयर दीस पीपल विल गो. व्हेन शर्जील इमाम टॉक्ड अबाउट असम, he was in Aligarh Muslim University. 6 or 7 cases were filed against him. उनके खिलाफ 6-7 केसेस फाइल हुए अलग अलग एक्ट्स के अंडर, इंक्लूडिंग UAPA, इंक्लूडिंग सेडिशन. होने के 1 साल बाद ही कई केसेस में उनको बेल मिली. उससे क्या प्रूव होता है कि केस बनता नहीं है. तो खराबी किस में है? खराबी UAPA में है जिसके अंडर वो अभी तक जेल में है. और भी बहुत से एक्टिविस्ट हैं जिनको बाकी केसेस में बेल मिली मगर UAPA के तहत वो अभी तक जेल में है. तो खराबी किस चीज में है? क्या इन लोगों में खराबी है या ये लॉ ड्रैकोनियन है? या ये लॉ इसलिए बनाया गया है कि अच्छी वॉइसेस को, पावरफुल वॉइसेस को जेल किए रहने दिया जाए? शर्जील इमाम ने जब असम की बात की, उन्होंने असम को अलग करने की बात नहीं की. उन्होंने बहुत जनरल सी बात की. ये प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है कि आप किसी स्टेट की या किसी जगह के रिसोर्सेज को रोकते हैं. वहाँ खाना पीना नहीं पहुँचेगा कुछ देर तो स्टेट की जो एजेंसीज है वो ऑलरेडी अलर्ट हो जाएंगी. और अलर्ट क्यों करना था? बिकॉज द सिचुएशन ऑफ NRC and CA in Assam was very grave. And Sharjeel wanted to bring attention to that issue. However, it was misquoted and misrepresented by the right wing, and therefore he was arrested. अब आज जब असम में 1000 फैमिलीज डिस्प्लेस हो रही हैं, तो फिर शर्जील की बात प्रूव होती है कि असम is worse off than us. We must focus on Assam. We must listen to Assam. We must think of Assam. So I would basically like all of you to come forward and help the cause in whatever way you can. And I'll just end my speech by saying one Urdu couplet from Allama Iqbal, which makes a lot of sense. A lot of us get sad. हम लोग अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं. तो एक कपलेट है, उसके वो कहकर मैं खत्म करना चाहूँगी. It says, नहो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है. नहो नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है. Which means do not lose hope, because the losing of hope is the starting of your decline. उम्मीदें मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में. थैंक यू. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.